पूरे देश में चुनावी बिगुल फूंक चुका है और कहना होगा कि देश का सबसे बड़ा जो चुनावी जो मैदान है वो पूरी तरीके से तैयार है और बड़े बड़े महारथी इस समय चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। इस समय मेरे साथ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी चेहरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और चुनावी व्यस्तता के बीच में आज चर्चा उनसे कई सारे मुद्दों पर करेंगे। चुनाव लड़ने से लेकर अब चुनाव लड़ाने की भूमिका में आप है ना, पहले तो उज्जैन की भूमिका थी, वहां पर चुनाव लड़ते थे, लड़वाते थे, पर लेकिन इस समय पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी भूमिका है और सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर आपको देखा जा रहा है। क्या फर्क महसूस करते हैं एक आम चुनाव लड़ना और चुनाव लड़वाने में? देखो, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, इसलिए मैं अकेला कुछ करता हूँ ऐसा नहीं। हमारे साथ अध्यक्ष है, मैं हूँ, एक चुनाव प्रबंधन समिति है, उस समिति के सभी प्रमुख लोग हैं और राष्ट्रीय स्तर पे माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी हमारी मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे सह प्रभारी माननीय शिवप्रकाश जी से लेकर हम सब लोग अपने कामों के आधार पर जनता के बीच में जाते हैं और उसका सिलसिलेवार अपनी कार्य पद्धति के आधार पर रचना बना करके कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच खड़े होते हैं और यही कारण है कि जनता का अगाध प्रेम भी मिलता है, स्नेह भी मिलता है और उसका रिजल्ट भी आता है। सर, हम बात कर रहे थे कि श्रेय लेने की बात थी, एक कहना कि आप अक्सर मतलब मोदी जी को श्रेय देना है, संगठन को श्रेय देना है, काम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है, हमने देखा कई निर्णय हुए, आखिर इतना क्यों संकोच श्रेय लेने में? हमारे यहाँ एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। अच्छा काम करो और भूल जाओ, ये परंपरा है। आप बताइए, हमने कोई थोड़ा बहुत काम करने का मौका पाया है तो भगवान के आशीर्वाद से पाया है। अब हर बात का श्रेय लेना ये मेरे स्वभाव में नहीं है। काम करा और काम करके भूल। सर, जब चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव है, लगभग महारथी जो आमने सामने सभी हैं। कांग्रेस के अंदर इस समय सबसे बड़ा चेहरा दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है, राजगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं। लगता है कि बड़े नेताओं के आने से मुकाबला होगा या फिर जो 29 सीट जीतने का टारगेट है, कोई असर नहीं पड़ने वाला उस पर? देखिए, कांग्रेस के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेटों के व्यवहार, उनकी सीट, उनके वचन, वो अपने आप सब कहानी बता रहे हैं कि वो हारी बुरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बताइए, अगर दिग्विजय सिंह जी को ही लड़ाना था तो उनको भोपाल से लड़ना था, जहाँ पिछली बार उनने अपनी एक लड़ाई लड़ी थी। अब वो खुद भाग रहे हैं, मैदान छोड़ करके दूसरी जगह पे लड़ने जा रहे हैं। तो कांग्रेस, और जब लड़ने गए तब भी उनने कहा कि भाई मैं पार्टी कह रही इसलिए लड़ रहा हूँ, इसका मतलब उनकी इच्छा नहीं थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब ऐसे बड़े और पुराने नेता भी ये बोलेंगे तो बाकी तो सब नए हैं। अगर बड़े नामों में देखो तो दिग्विजय सिंह जी का नाम बड़ा था, लेकिन उनके भाषा और उनके व्यवहार से ध्यान में आ रहा है कि कांग्रेस के अंदर खेमे में हो क्या रहा है। कांतिलाल भूरिया बड़ा आदिवासी चेहरा है सर, वो भी मैदान में है और मंत्री रहे हैं। कई बार कहा जाता है कि रतलाम में बड़ा गढ़ है। हालांकि 2014-19 में परिणाम सबके सामने थे, पर लेकिन इस बार कह रहे हैं कि उतारा उनको इसीलिए, हालांकि बड़ा देर से निर्णय लिया कांग्रेस ने। मैं कल दिन भर धार, झाबुआ इस क्षेत्र में था। मैं देख पा रहा हूँ कि दूर दूर तक कांग्रेस का कोई अता पता नहीं लग रहा है। भूरिया जी ने पिछले समय भी ये बात कही थी, हम सबको मालूम है, लेकिन कांग्रेस की क्या हाल हुई? पूरे देश में कांग्रेस की जिस ढंग की दुर्दशा हुई है, मैं मान के चलता हूँ कि ये चुनाव तो हो गया जो होना। अब कांग्रेस को कुछ करना हो तो अगले चुनाव की तैयारी करें। दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं सर, आप अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो पहुंच गए हैं लगभग अंतिम मिति तक और कांग्रेस की सरकार बनी तो जो भी ईवीएम में इस तरीके की गड़बड़ी करने वाले हैं उसको देशद्रोह में फांसी की सजा दिलवाएंगे। ये फिर दूसरा हारने का बहाना ढूंढने का तरीका है। कांग्रेस हमेशा अपने हारने पे ईवीएम की गलती देखती है। अब बताओ, कर्नाटक का चुनाव उनने जीता है तो ईवीएम से हुआ था कि बैलेट पेपर से हुआ था? तेलंगाना का चुनाव उनने जीता तो वो कैसे हुआ था? जहाँ जीत गए उसका कुछ नहीं, हार गए तो ईवीएम को दोष। तो ये नाच न जाने आंगन टेढ़े के समान व्यवहार करने से कांग्रेस को बाजाना चाहिए। सर, एक और गुना सीट की हम बात करें, दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि लोकल प्रत्याशी हो, पर लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता अरुण यादव और केपी यादव का वहां पर टिकट कटा है। यादव बाहुल सीट है, उनको लगता है कि वहां शायद किस्मत चमक जाएगी। अपनी सीट खंडवा छोड़कर गुना से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पर लेकिन अभी तक नाम तय नहीं हो पाया उनका। देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस तो वैसे ही 29 सीट हार रही है और अगर कांग्रेस तो जबरदस्ती कैंडिडेट उठा के ढूंढ के देना चाहती है। गुना वो सीट है जो आज़ादी के समय से हमारे अपने जब से सिंधिया परिवार के पास में राजमाता जी चुनाव लड़ी है, 67 के चुनाव से लेकर आज तक का, बाद में कई मौके से आए। तो हम तो मान के चलते कि गुना ग्वालियर ये जो हमारा बेल्ट है,
ये हमारे आज वैचारिक आधार का बड़ा केंद्र है। और आपने देखा कि पिछली बार कांग्रेस ने बड़ी ताकत लगाई थी, लेकिन कांग्रेस के बजाय जो विचारधारा के आधार पर हमारा चुनाव हुआ, तो केपी यादव जी जैसा सामान्य कार्यकर्ता भाजपा के बैनर पर मोदी जी की जीत में सम्मिलित हुआ। और अब तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ आ चुके हैं, तो इसलिए वो क्षेत्र में कोई भी खड़ा हो जाए, कांग्रेस के हथे पति नहीं लगने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सर आपके साथ आए पर, लेकिन इस समय पूरा एक मुहिम चला रखी है आपने। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त करके मानेंगे, कार्यकर्ता एक भी नहीं बचेगा। 14,000 से ज्यादा बड़े नेता अब तक शामिल हो चुके हैं और लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं को लाने की तैयारी है। क्या सर मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? देखो, जो आप ही कह रहे हो, हम तो बोल भी नहीं रहे। अब तो आंकड़ा जनता के मुंह पे रटा हुआ है, मीडिया उससे सुन के रिफ्लेक्टेड होता है और वो बात अपनी रखता है। 14,000 आपने शामिल कराया, ये रिकॉर्ड हम लोग देख रहे हैं। अरे हम तो रोक रहे हैं, ये 50,000 के आगे चला जाता अगर हम अभी मानते तो। हम भी देख देख करके छांट छांट के लोगों को भाजपा में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सत्य है कि बदलते दौर में हर आदमी जो राजनीतिक दल में रहता है वो मौके की नजाकत भी जानता है, भविष्य भी जानता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरा लहर चल रही है और जनता ने दिलों पे सब काम की छाप को पा लिया है, तो वो अपने आप रिजल्ट आ रहा है। लेकिन उससे आगे की बात है कि देश में विकास के कामों को लेकर के जिस ढंग से भाजपा और माननीय मोदी जी आगे बढ़े हैं, जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है। इसलिए हर दल का कार्यकर्ता जो थोड़ा समझता है वो सब चाहता है कि मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कुछ देश सेवा करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे लोगों को जिनकी चरित्र अच्छा है, जिनकी काम करने की क्षमता अच्छी है, जिनको वाकई देश प्रेम का अंदर से अलग जग रही है, ऐसे लोगों को हम मौका दे रहे हैं। सर पर लेकिन कांग्रेस के जो दूसरे नेता जो अब तक कांग्रेस के अंदर हैं, हम बात करें दिग्विजय सिंह की, जीतू पटवारी की या फिर राहुल गांधी की, वो बोल रहे हैं कि भय और डर है, कांग्रेस के नेताओं को डराया जा रहा है, भय और डर से लाया जा रहा है। आप बोले कि इंप्रेस होकर आ रहे हैं मोदी जी से। अब ये बात उसी प्रकार से हो गई कि भय और डर अगर उनके पास है तो क्या वो डरपोक की पार्टी है? कांग्रेस के लोगों को अपने लोगों पे भरोसा नहीं है क्या? जब तक उनके पास थे तब तक बहादुर थे, और छोड़ दिया तो डरपोक हो गए। ये क्या बात हो गई? जहाँ जिस प्रकार की भाषा बोलना चाहिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत ही है। वो क्या बोलते हैं उनको ही वो अपनी बात का एहसास नहीं है, उनकी बात में वो खुद फंस रहा है। मैं तो नहीं मानता कि कोई भयभीत होकर या डर करके हमारे साथ आ रहा है। जिसने ये समय समझा कि हमको राजनीति के माध्यम से देश सेवा करना है, जिनने भाजपा के विकास के मॉडल को पसंद किया, जिनको नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली पसंद आई, वो सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं। लेकिन जो अभी भी बंदर के मरे बच्चे के समान बंदरिया जो चिपकाए रहती है, ऐसे जो कांग्रेस के साथ चिपके लोग हैं, वो बहुत थोड़े से लोग हैं। वो भी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जहाँ चांस मिलेगा तो भाजपा आएंगे। लेकिन अब हम उनको अभी आने नहीं दे रहे। ये हमारी अंदर की अपनी मजबूरियाँ है कि भाई आने वाले के लोगों का परीक्षण तो कर लें कि वो किस प्रकार के लोग आए हमारे पास। मैं आऊंगा सर पर, लेकिन इतने सारे लोग आए, बीजेपी के कार्यकर्ता, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि उनको अनसिक्योरिटी फील हो रही हो, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े नेता आकर कहाँ समाहित करेंगे सबको? देखो, भाजपा का गुण आपको मैं बताना चाहूँगा। भाजपा कभी भी अपने आने वालों से, जुड़ने वालों से, साथ बैठने वालों से, भाजपा का कार्यकर्ता कभी डरता नहीं। आप इतिहास याद कर ले, आपातकाल के दरमियान भाजपा के पहले नाम जनसंघ के नाते से हमने अपनी पहचान छिपा करके दूसरी पार्टी में सम्मिलित हुआ। तो भाजपा तो वो माखन है जो पानी में भी तीरता है और दूध पे भी तीरता है। भाजपा के कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, वो उनकी अलग पहचान है, उनकी अलग कार्यप्रणाली है, उनकी अंदर की एक ट्रेनिंग अलग प्रकार की होती है, और वो अपने आने वालों को समाहित कर लेते हैं। शक्कर की तरह दूध में जो समाहित हो जाए, वो कार्यकर्ता भाजपा का है। वो अपनी अलग पहचान नहीं रखना चाहता। सर जो बात मैं कह रहा था कि भय और खौफ की, जो नहीं आ रहा है इस समय बीजेपी में, ऐसा पहली बार हुआ कि दो मुख्यमंत्री जेल के अंदर गए। हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दे दिया, भले ही, पर अरविंद केजरीवाल, ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। और सभी जो भय की बात करें, ईडी की, आईटी की एजेंसियां हैं, और उनके दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है कि जो नहीं आ रहा उनको जेल पहुंचाया जा रहा है, ये भी आरोप लग रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, कांग्रेस के ही पुराने रिकॉर्ड है कि कहीं किसी का नाम भी आ गया तो उनने भी इस्तीफे दिए हैं। इस देश की परंपरा, कोई भी दल का व्यक्ति है, अगर कोई भी सरकारी पद पे बैठा है और अगर कोई गलत मामले में चार्जशीट दाखिल होती है, कहीं रिपोर्ट दर्ज होती है, कोई विभाग उसको संबंध तलब करता है, तो इमीडिएट हर दल का आदमी उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे करके उसको फेस करता, फिर राजनीतिक जीवन में आता है। जिनके नाम की आप बात करो, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वो शख्स तो झूठ के पुलिंदा है। उनने पहले दिन से झूठ बोल करके उन्होंने कहा मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा, उनने पुलिस सुरक्षा ली। उनने कहा मैं सरकारी मकान बंगला बड़ा नहीं लूंगा, अपने मकान से चलाऊंगा सरकार, उनने बड़ा बंगला सरकारी लिया, सारी सुख सुविधा ली। और तो शराब के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले अन्ना हजारे जी के प्रमुख साथी
जिनका अन्ना हजारे जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति के चक्कर में पड़ गया। तो शराब जैसे घटनाक्रम से जुड़ करके अपनी पार्टी की इज्जत खराब करते हुए लोकतंत्र को अपमानित करने का उदाहरण बन गए केजरीवाल। लेकिन जनता जान गई उस पूरे तौर पे कि केवल ढपोर संघ के जो कहते कुछ है करते कुछ है, इसलिए जनता उनके साथ नहीं है। और मैं मान के चलता हूं कि अभी भी समय है, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके सवाल नहीं है, सवाल लोकतंत्र का ये अपमानित चेहरा और अपमानित समय जा रहा है जो दिल्ली की जनता का अपमान कर रहा है। केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दूंगा, वो तो जेल से चलाएंगे सरकार। मैंने कहा कि ये पद की लोलुपता इस हद तक जाएगी, ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं। सर एक और बात जो कही जा रही है, आप अभी हम भाषण सुन रहे थे, सीएम है अरविंद केजरीवाल, अभी भी इस्तीफा वाली ने दिया ऊपर, लेकिन आप बोल रहे हैं कि गिरोह इकट्ठा हो गया, मतलब गैंग जेल के अंदर। जेल से सरकार तो वाकई गैंगस्टर चलाते, गैंग। जेल में कोई मुख्यमंत्री सरकार चलाता है क्या? एक मंत्री पहले से जेल में बंद है 2 साल पहले, दूसरा मंत्री भी जेल में बंद है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोई जमानत नहीं दे रही, ये खुद जमानत के चक्कर में पड़े तो कोर्ट ना कर देती है। उसके बाद भी आप जेल में कहते हैं मैं सरकार चलाऊं, सरकार चलाओगे? आप तो चोरों के सरगना बन करके जेल में गए हो। आप पे शराब नीति का 100 करोड़ का बड़ा आरोप लगा है, आपको इस्तीफा देना चाहिए तुरंत, जनता माफ नहीं करेगी आप। आमतौर पर मुख्यमंत्री बड़े नेता हवाई यात्रा ज्यादा करते हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिनों से आपने पूरी सड़कें नाप दी है मध्य प्रदेश की। देखिए, कार्यकर्ता भाव से मैं अगर समझता हूँ और पार्टी के काम को बढ़ाना है तो अगर हमारे पास समय है तो जरूर सड़क मार्ग से जाना चाहिए। माननीय मोदी जी और सारे लोगों ने वर्षों तक सड़क मार्ग से ही अपनी गुजरात की पूरी पहचान बनाई थी। और मैं समझ सकता हूँ कि हमारे सड़क मार्ग पे रहने से कई अलग अलग गांव, कस्बे, मोहल्ले, ऐसे कई स्थान पे जाने के नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और ये बात सही कि समय का अभाव तो हेलीकॉप्टर ले लो, हवाई जहाज ले लो, सुविधा तो है। मैं ज़्यादा उचित समझता हूँ कि सड़क मार्ग का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा। सर रात्रि विश्राम कार्यकर्ताओं के बीच में रहना, सुबह देखे नाश्ता कार्यकर्ता के घर पे किया, भोजन की व्यवस्था भी इसी तरीके से। ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल घर से अब सीएम हो गए तो लोग बड़ा रखते हैं कि हाइजेनिक होना चाहिए और बड़ा अपना टिफिन लेकर चले साथ में, पर यहाँ तो आप लगे हुए बिल्कुल कार्यकर्ताओं के बीच। देखिए, ये कार्यकर्ताओं का प्रेम है और कार्यकर्ता भी तो हमारे ही हैं, वो ही हमारा परिवार है। वो खा रहा है वो हम खाएंगे, वो सो रहा हम सोएंगे, उनके बीच रहेंगे, इसी से पार्टी बड़ी है। और ये जनतंत्र की पहचान भी कि हम अपने आप को अलग अगर बड़ा मान लेंगे तो फिर राजतंत्र आ जाएगा। हमको राजतंत्र से जनतंत्र में आना तो जनता के बीच जनता जैसे रह करके अगर चलेंगे तो वो जो अंतरंग संबंध बनता है वो स्थायी है, वो पार्टी की पहचान बनती है। हमारी पार्टी जनता के बीच रहती है, इसलिए नाम भी जनता पार्टी रखती है। जनता पार्टी के रखने के साथ और ऊपर भारतीय जनता पार्टी के आश्रय एक छाया है, इसलिए नाम भारतीय जनता पार्टी। भारतीय बोलते हमारी अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जड़ों के हम तरफ हम ले आते हैं। भारत की परंपरा ही यही है। हमारे यहाँ तो साधु संतों के लिए भी कहा कि एक संत या साधु एक गांव में एक दिन से ज़्यादा नहीं रहता, वो बहता रहता है। जैसे बहता पानी अपनी नदी का रूप लेता है और नदी की पहचान है कि जल निरंतर बहता रहेगा तो नदी मानी जाती है, अन्यथा तालाब हो जाएगी, नाला हो जाएगी। तो नदी नाले में जो फर्क है, ऐसे ही साधु संतों के साथ हमारे जैसे लोगों का जो राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं उनके प्रवास का महत्व है। और ये प्रवास से ही हमारी पार्टी का आधार बनता है। और पार्टी की बात को नीचे तक पहुंचाने के लिए जितना हम नीचे जाएंगे उतना आनंद मिलेगा। सर आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की, बड़े चौंकाने वाले फैसलों के लिए भी जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि ये सवाल आपसे कई बार हो चुका है, हमने सुना है, पर लेकिन आपने जो आंसर दिया, मैं दिल से जानना चाहूंगा कि आपका मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ कब पता लगा आपको? उसी समय जब मेरा नाम अनाउंस किया, मैंने बार बार बोला, हर बार बोला। लेकिन ये बात सही है कि कार्यकर्ता होने के नाते हमारी इतनी ट्रेनिंग करा देते हैं कि वो क्षण भर का रहता है। आपको हमारे यहाँ तो जैसे संघ में शाखा लगाने के लिए हमारे सबसे बड़े जवाबदार अधिकारी माने जाते हैं कि जो हमारे सरसंघचालक है। लेकिन वहाँ अगर छोटा कार्यकर्ता संघ की शाखा लगाता है तो वो उनको प्रणाम करके वो शाखा में सम्मिलित होते हैं। या हमारे अपने पार्टी का अध्यक्ष अगर है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे पार्टी अध्यक्ष को कोट करता है, उनका नाम लेकर के वो मंच पे बैठता है। मंडल अध्यक्ष हमारी अध्यक्ष ही प्रणाली है, इसलिए कार्यकर्ता को जिसको जिस जवाबदारी में रख दिया जाता है तुरंत उसको वो काम करें। आज भी माननीय मोदी जी
मध्य में माननीय नड्डा जी को बिठा करके अध्यक्ष जी के निर्णय से ही हमारे सब निर्णय लागू कराते हैं। भले ही वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारी अपनी कार्यपद्धति है कि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है, जब जिसको जो मौका मिल जाए उस सिस्टम में डूब करके वो काम करने की आदत डालता है। सर वो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, पर लेकिन मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए, टिकट बांटे गए, इतने बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में आए और एकदम लगता था कि सब लोगों ने हम मीडिया वाले भी जो है ना ग्राफिक तैयार करके जो बैठे हुए थे, उन्हीं लोगों के बैठे थे कि भैया सीएम कोई बनेगा, चौंकाने वाला चेहरा होगा इन लोगों में से, और एकदम नाम आया डॉक्टर मोहन यादव का। चौंकाने वाला जो बात था, आपने कहा आपके लिए चौंकाने वाला था। शौक तो वो नेता भी गए थे जो चुनाव मैदान में आए थे, उनको लगा नहीं था कि मध्य प्रदेश में विधायक या मंत्री बनने आए, उनको तो लग रहा था मुख्यमंत्री बनने आए। नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहा है, ना आज तक बोला किसी ने। हमारी पार्टी की विशेषता है कि जिसको जब जो काम मिल जाता है वो अपने उस काम को उसी तरह निर्वहन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं उदाहरण है। 2014 में जब उनका 13 में उनका नाम अनाउंस हुआ, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे और जिस दिन से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की जवाबदारी ली, उसने सारे वरिष्ठों को संभाल के चले। माननीय आडवाणी जी से लेकर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तक आज सबके बीच में वो समान रूप से काम करते हैं। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने तो उनके लिए बनारस की सीट छोड़ी और माननीय मोदी जी को लाया। ये हमारी पार्टी की गौरवशाली उपलब्धि है कि हमारे यहाँ इस भाव से पार्टी परिवार भाव से चलती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं अपने बीच जब गया तो आपके हिसाब से मैं बड़ों लोगों के बीच में गया। मैं तो इस बात का सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ बड़े लोगों को जोड़ा, तो मैं बड़े लोगों के साथ मेरी मदद के लिए एक तरह से वो खड़े हैं। कदम कदम पे उनका मार्गदर्शन लेता हूँ, उनकी मदद से मैं अपने कई निर्णयों को लागू कर पाता हूँ। मेरी कठिनाइयों को वो हल करते हैं, उनका अनुभव का लाभ मेरे को मिलता है। तो मेरे अपने मंत्रिमंडल में नए साथी भी है और पुराने 8 बार के 9 बार के सांसद लोग। असहज तो नहीं है इतने सीनियर नेता कभी? मैं नहीं मानता ऐसे कोई असहज है, क्योंकि हमारे यहाँ ये पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ पद्धति परिवार भाव से है और पद का सब सम्मान करते हैं, जो जिस जगह उसका एक दूसरे का सम्मान करते हैं और इसी परंपरा से हम सब लोग काम करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव की जो नेचर है, एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। हम शुरू से देखते थे कि बिल्कुल एकदम महाकाल की नगरी से आप आते हो, उज्जैन अवंतिका प्राचीन नगरी है, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरियों में से एक है। हिंदुत्व का एजेंडा था। कई सारे कारण ऐसे बताए जा रहे हैं, उनमें कहा जा रहा था कि लालू यादव परिवार हो, मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, अखिलेश यादव हो, एक बड़ा यादव चेहरा बीजेपी को चाहिए था और इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ तक कैलाश विजयवर्गीय जी बोल चुके हैं, सवाल आ चुका है कई बार कि उन्होंने बोला कि सारी क्वालिटी उनके अंदर भी थी पर यादव नहीं थे वो। नहीं, ऐसा नहीं है। कैलाश जी ने ये नहीं बोला था, ये थोड़ा गलत कोट करो। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि कैलाश जी मुझे सदैव मार्गदर्शन करके छोटे भाई की तरह मदद करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री का जो पद है उसके लिए भी वो सम्मान रखते हैं। और वरिष्ठ मंत्री हैं, उनने मजाक की थी, वो शिक्षा को लेकर के की थी कि शिक्षा की डिग्री कम रह गई, ये एक उदाहरण बना। लेकिन मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, तो अपने अनुभव से बगैर पढ़ा लिखा आदमी भी काम कर सकता है और तुलनात्मक रूप से ऐसी डिग्री जिनके पास फाइनेंस की बहुत जानकारी ना हो, फिर भी उनको शासन चलाने के सूत्र मालूम थे, तब भी उनने कितना अच्छा निर्णय कराया। तो मैं मान के चलता हूँ कि डिग्री होना अच्छी बात है, डिग्री ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से काम करके अपने काम की महत्ता स्थापित करना, जिस काम की जिस जगह ज़रूरत है। ये उदाहरण हमारे सबके सामने मोदी जी का सदैव रहेगा कि मोदी जी ने जो काम किया है, एक तो वो काम को बहुत ढोल नहीं बजाते हैं, लेकिन काम को करने के पहले बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से उसका विचार करके लागू करते हैं और जब लागू कर देते तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको डिगा नहीं सकती है। और बाद में हमने देखा उस निर्णय पे संसार बाद में उनको समय के पहले दिख जाता है। ऐसा मान लो आप, उन निर्णयों से समाज लाभान्वित होता है, देश लाभान्वित होता है। मोदी जी के निर्णय की बात की, मैं उस सवाल पर आऊंगा क्योंकि निर्णय आपके भी ज्यादा काफी सख्त है सरकार के, हमने देखा सरकार बंदी किया हुआ पर। लेकिन जो बात एक यादव वाली चली थी, आप जब मुख्यमंत्री बने सबसे पहला रिएक्शन अखिलेश यादव का आया, उन्होंने कमेंट किया आपके ऊपर। अब मैं तो उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं रहा, कोई विधायक नहीं रहा, कोई मंत्री नहीं रहा। मैं उस घर से आता हूँ जहाँ पे ये राजनीति मुझे कोई विरासत में नहीं मिली है। मैं उस घर से आता हूँ जहाँ मेरे पिताजी ने अपनी किसानी ज़िंदगी के बाद मिल में मजदूरी करके भी अपना जीवन आगे बढ़ाते हुए हम सबका लालन पालन किया है। मैं इस नाते से लोकतंत्र का धन्यवाद भी देता हूँ और पार्टी को ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि पार्टी ने ऐसे परिवार से आकर के भी मुझे इतने बड़े जगह पर बिठाया है। ये मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती। तो जिन पार्टियों में ये नहीं होता है, जिनके चश्मे के नंबर जातियों में बटे हैं, जिनको इन सारी चीज़ों से वो एक समाज को एक वोट बैंक के आधार पर देखते हैं, उनको खतरा लगता है तो लगे। माननीय मोदी जी ने कहा कि हम तो केवल 4 जाति देखते हैं, उसमें गरीब, युवा, किसान, महिला, ये 4 जातियां हैं। वो 4 जातियों पे बिल्कुल सही बात है कि इस चारों क्षेत्र में अगर हम काम करते हैं
तो देश भी मजबूत होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। सर, जो बात आप कह रहे थे मोदी जी के निर्णय की, निर्णय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के भी ऐतिहासिक रहे हैं। 100 दिन से ज़्यादा की सरकार हो गई है। आते ही सबसे पहला फैसला था जो लाउड स्पीकर है मस्जिदों का, गायों को लेकर आपने किया। जो एक बात कही जा रही थी कि हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है सरकार, क्या मान के चले कि सख्त निर्णय बिल्कुल एकदम डॉक्टर मोहन यादव का जो नेचर है वो प्रशासनिक उसमें नजर आ रहा है? मैं इसको इस दूसरे ढंग से देखता हूँ। हमारा सबसे पहला निर्णय था एक्सीलेंस कॉलेज बनाने का, जो हमने 7 निर्णय पहली कैबिनेट में लिए। उसमें हमने एक भी निर्णय ऐसा नहीं लिया जो कोई इस टाइप का है जो बाजार में प्रचला। ये अलग बात है कि 2 पे लाइट पड़ गई, बाकी डार्क में थे, लेकिन निर्णय तो सभी बढ़िया थे। जैसे हमने कहा कि भी हमारे अच्छे नई शिक्षा नीति के बाद कॉलेज में एक एक्सीलेंस कॉलेज बनना चाहिए, एक निर्णय किया। एक हमने कहा कि बार बार अपराधी अपराध करते जाता है, एक केस में जमानत मिलती जाती, प्रशासन उसको दूर से देखता रहता है, तो ऐसे अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं उनकी जमानत पुरानी भी निरस्त होना चाहिए। हमने कानून बनाया, उस निर्णय को उसी कैबिनेट में लागू किया। हमने निर्णय किया कि ये खुलेआम जो मांस की दुकानें हैं इसके संबंध में फूड सेफ्टी अधिनियम इसका विरोध करता, तो इसको लागू क्यों नहीं करना चाहिए, तो फूड सेफ्टी नियम लागू किया। अब आप लोग उसको इस ढंग से देखते हो कि मैं मांस या मछली की दुकानें बंद करा रहा हूँ। मांस मछली की दुकान बंद नहीं करा रहा हूँ, उनका जो निर्धारित जगह मार्केट होना चाहिए, जो खान पान की जो जरूरतें हैं वो जो उनको लेना वो उस मार्केट से ले, लेकिन खुलेआम मक्खियाँ भिन बना रही है, कीड़े बीट बिला रहे हैं। ऐसे स्थिति में खाने वाला बेचने वाला दोनों की जवाबदारी होना चाहिए कि वो इससे बचे, और हमने कानून का पालन कराया। इसी प्रकार से कोलाहल अधिनियम है। कोलाहल अधिनियम में अगर एक आवाज़, निश्चित आवाज़ जो और बिना परमिशन के कोई बज नहीं सकती, तो हम कानून के आधार पर सरकार में आए, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराने में अगर हमारी सरकार आगे बढ़ी तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया और अधिकारी ने उसको सख्ती से लागू कर दिया। सर, सख्ती की बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट जो है हमेशा नाक की बाल माने जाते थे सरकार में, मंत्रियों के, सीएम के, बिल्कुल एकदम आप आए। हमने देखा कि जरा किसी का एक वीडियो वायरल हुआ बदतमीजी की कहीं से, ऐसे पहले एक्शन होता नहीं था कि आपने तुरंत उसको लूप लाइन में डाल दिया, सस्पेंड कर दिया। आईएएस तक हमने देखे कि वो बदल दिए गए बदजुबानी पर। देखिए, ये सरकार गरीबों के वोट से बन के आई है, और हमने पहले दिन कहा कि हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से भी अपेक्षा की है कि वो सरकार की जन भावनाओं का ध्यान रखे, जनता की भावनाओं के आधार पर सोचे। और मुझे इस बात का संतोष है कि आज सरकार के अंदर ये जो निर्देश दिया था, अब धीरे धीरे हमारा एक कल्चर बन गया है कि हमारे अधिकारी इस बात को समझने लगे, मेरी भावनाओं को समझ के व्यवहार कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? एक बात की जा रही थी कि नई सरकार आएगी, कई फैसले बदले जाएंगे, हालांकि हुआ नहीं अभी तक। लाडली बहना से लेकर तमाम स्कीम चालू है, क्या कोई आगे ऐसा कोई प्लान? नहीं, हमने कहा कि भाई हमारी जो सरकार है वो पुराने किसी योजना को बंद नहीं करेगी। मेरे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने बहुत लंबे समय तक हमारी कई अच्छी योजनाओं के बलबूते पर भाजपा का जनाधार बढ़ाया, मध्य प्रदेश को एक अच्छे राज्य के रूप में स्थापित किया। तो अच्छी योजनाओं को क्यों बदलना चाहिए? योजनाओं में अपना वित्तीय तरलता देना ये हमारा प्रबंधन का कमाल है। हमने किसी योजना को बंद नहीं किया, लेकिन ये बात भी सही है कि हम केवल इसी बात पर रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। काल के प्रवाह में और महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करना चाहिए। इसलिए हमने इस बार मकर संक्रांति का पर्व 7 दिन तक मनवाया, और वो बहुत सारी योजना चालू कर रहे हैं। तो जब तक अपने यहाँ महिला सशक्तिकरण दिशा में काम नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। बहुत धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहेंगे सर? 29 इस बार मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएंगे। छिंदवाड़ा चैलेंजर, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह आ गए। निश्चित रूप से राजगढ़ आ जाए या कोई भी चला जाए, छिंदवाड़ा न राजगढ़, पूरे की पूरी 29 तो क्या पूरा देश मूड बना चुका है। अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, खास बातचीत न्यूज़ 24 से उन्होंने की है, और चुनावी दौरान व्यस्तता के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। और जन्मदिन भी है सर, अग्रिम शुभकामनाएं एक बार जन्मदिन की फिर से। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 24, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।